चैप्टर साइंस का 10वीं क्लास का जनन रिप्रोडक्शन के बारे में समझाएंगे। ये चैप्टर पेपर के नजरिए से देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर बार इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जैसा आपको मालूम है मार्च में रिटर्न वाला पेपर होने वाला है और ये चैप्टर उसमें जरूर आएगा। तो हर बार इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 8 मार्क्स के तो जरूर ही पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर का नाम है जनन रिप्रोडक्शन। इससे पहले आपने जैव प्रक्रम वाला चैप्टर पढ़ा होगा, 6 चैप्टर है 10वीं क्लास का। बिल्कुल ऐसे ये चैप्टर है, थोड़ा ये भी एक जैव प्रक्रम है। जनन भी हमारे शरीर का एक जैव प्रक्रम होता है, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो आज हम जनन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो जनन क्या होता है, तो जनन की सबसे पहले मैं डेफिनेशन दूंगा। तो देखा जाए तो जनन की डेफिनेशन देने का तरीका ये होता है कि कोई भी जीव जब अपने जैसा कोई बच्चा पैदा करता है, यानी कि संतान पैदा करता है, उसी को हम जनन कहते हैं। इसमें सबसे मेन पॉइंट ये था अपने जैसा। तो अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं तो ये लिख सकते हैं हम, पेपर में आपको जरूर नंबर मिलेंगे। जैसे कि हम लिख सकते हैं जैव प्रक्रम की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपने जैसा जब बच्चा पैदा करता है, यानी कि जनन करता है, संतान पैदा करता है, उसी को हम जनन की प्रक्रिया कहते हैं। तो ये मैंने कुछ टॉपिक लिखवा रखे हैं, परिभाषा, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया। अगला टॉपिक है हमारा आवश्यकता, यानी कि जनन की आवश्यकता क्यों होती है, इसको क्यों जरूरत होती है। अगर आवश्यकता की बात करूं तो जैव प्रक्रम वाला आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, तो जिसमें आपने सीखा होगा कि श्वसन, उसके बाद पोषण, उत्सर्जन, वहन, ये जो टॉपिक थे, ये अगर हमारे शरीर में ये जैव प्रक्रम ना हो तो हम मर जाएंगे, इंसान मर सकता है। क्या ऐसे जनन ना हो हमारे शरीर में तो क्या हम मर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। जनन ना करे कोई इंसान तो नहीं मरेगा। कोई भी जीव अगर जनन ना करे तो मरेगा तो नहीं, मगर फिर जनन जरूरी क्यों है, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान के चलो कि दुनिया में सबसे पहले एक कुत्ता पैदा हुआ होगा। अब कुत्ता की एक लाइफ होगी, अब वो जिया होगा। अगर उस कुत्ते ने सबसे पहले जो दुनिया में जब दुनिया बनी, उसमें जब सबसे पहले जो कुत्ता आया और वो जनन नहीं किया होता, तो क्या आज हमें कुत्ते दिखाई देते? नहीं दिखाई देते। इसी प्रकार से इंसान भी जब आया धरती पर, उन्होंने जो जनन किया, तो शायद जनन की वजह से हमें ये इंसान दिखाई देते हैं। तो आवश्यकता क्यों पड़ती है? अपनी जैसी प्रजाति को बनाए रखने पे, यानी धरती पर अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपना जीवन चलाए रखने के लिए हमें जनन की आवश्यकता पड़ती है। अगला टॉपिक है क्रियाविधि। उससे पहले मैं दोनों आपको मान चल चुका है, डेफिनेशन भी बता दी मैंने। अपने जैसा जीव जब संतान पैदा करता है, उसी को हम जनन कहते हैं। तो परिभाषा आपका ओके हो गया। उसके बाद आवश्यकता क्यों होती है, आवश्यकता भी मैंने बता दी। सिंपल से अगर एक लाइन में डेफिनेशन दूं आवश्यकता की, तो जो जीव होते हैं अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपने जैसी प्रजाति बनाए रखने के लिए, धरती पर जीवन बचाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको ये आवश्यकता भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आती है क्रियाविधि, यानी कि क्रिया करते कैसे है, जनन होता कैसे है। इसके बारे में एक ड्राइंग के जरिए आपको बताना चाहूंगा कि मान चलो एक जीव है यहाँ पे कोई भी, ठीक, ये एक जीव है। अब ये जीव क्या है, जनन कैसे करेगा? जनन करने के कई तरीके होते हैं, या तो ये टूट जाएगा, या तो कोई अलग अलग विधि होती है जनन करने की। तो इसमें से एक विधि में बता रहा हूं कि एक जीव है, ये जीव क्या है, बच्चे पैदा कर रहा है। मान चलो एक भी कर सकता है, या एक से ज्यादा बच्चे भी कर सकता है, कितने भी कर सकता है, हमें नहीं मालूम, 2, 3, 4। तो इस प्रोसेस को करने के लिए क्या है, जो ये जीव है, जो ये पैदा कर रहा है, जो ये जनन कर रहा है, इसे हम जनक कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? जनक। जो पैदा करेगा जीव, उसे जनक कहते हैं। और जो पैदा होकर आए, यानी कि वो बच्चे, यानी कि इसे अगर साइंस की लैंग्वेज में देखा जाए तो संतान। इंग्लिश में जनक को पेरेंट्स कहते हैं, यानी कि हमारे माता पिता। और जो इंग्लिश में संतान को आपको मालूम है बेबी चाइल्ड कहा जाता है। तो जरूरी है कि जनक, अब यहाँ पे देखो एक जनक कितने बच्चे निकाल रहा है, वो एक भी निकाल सकता है या एक से ज्यादा भी निकाल सकता है, 2 या 3 जो भी हो। इसी प्रकार से जनक भी ज्यादा हो सकते हैं, कहीं कहीं एक जनक, कहीं कहीं 2 जनक हो सकते हैं। मान चलिए एक तरीका तो ये है कि एक विधि तो ये हुई कि हाँ भाई एक जनक हुआ। दूसरी विधि हो सकती है कि 2 जनक हो सकते हैं हमारे पास। इस वाले केस में एक जनक था, हम क्रिया विधि कर रहे हैं। क्रिया विधि में हम अलग अलग तरीकों से करके दिखाएंगे कि जब एक जीव कैसे बच्चा पैदा करता है। अब जब 2 जीव यानी कि 2 जनक मिल जाए तो वो कैसे जनन करेंगे। तो ये 2 जनक क्या, और ये 2 जनक क्या करेंगे, मिलकर एक बच्चा पैदा भी कर सकते हैं, या एक से ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं। यानी कि एक बच्चा या एक से ज्यादा। तो ऐसे जनक, जो 2 जनक मिलकर अगर बच्चे बनाते हैं,
तो उन जनकों के जो लिंग होते हैं, जो सेक्स होते हैं, वो अलग अलग होने चाहिए। मान के चलिए ये मेल है तो ये फीमेल होना चाहिए। यानी कि जो दो जनक वाले केस होते हैं उनमें दोनों का लिंग अलग अलग होना चाहिए। तो क्रिया विधि से मुझे ये समझ में आया कि कहीं कहीं एक जनक भी बच्चे पैदा करते हैं और कहीं कहीं दो जनक मिलके भी बच्चे पैदा करते हैं। जो एक जनक वाला होता है उसे हम अलैंगिक कहते हैं। याद रखना, एक जनक वाले को हम अलैंगिक कहेंगे, अलैंगिक जनन। समझ में आ गया होगा अलैंगिक जनन क्या होता है। ऐसे जनक जो एक जनक मिलकर दो या दो से अधिक संतान उत्पन्न करते हैं उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। ऐसा केस जिसमें दो जनक मिलकर, ये दो जनक है आपको दिखाई दे रहे होंगे, दो जनक मिलकर एक या एक से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उस विधि को हम लैंगिक जनन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। तो आपको समझ में आया होगा क्रिया विधि में। क्रिया विधि में हमने ये सीखा कि कितने प्रकार से जनन किए जाते हैं। तो दो प्रकार से, एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है आपका लैंगिक जनन। अलैंगिक में एक जनक पाया जाता है और लैंगिक वाली जनन में दो जनक पाए जाते हैं। और जनक किसे कहते हैं अभी बताया। जनक वो जीव होता है जो बच्चे पैदा कर रहा है, जो संतान पैदा कर रहा है, उसे जनक कहते हैं। और जो पैदा होकर आते हैं नए जीव, उसे हम संतान कहते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा यही होने वाला है कि अलैंगिक जनन की परिभाषा बताएंगे, उसमें आज अलैंगिक जनन की विशेषताएं बताएंगे। अब इस टॉपिक पे हम काम करने जा रहे हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा अलैंगिक जनन के बारे में सीखेंगे। अभी अभी मैंने बताया कि क्रिया विधि में कि जो क्रिया विधि होती है वो दो तरीकों से होती है, एक अलैंगिक जनन से और एक लैंगिक जनन से। आज हम उसमें जो अगला टॉपिक है हमारा वो अलैंगिक जनन का है। तो अलैंगिक जनन की सबसे पहले परिभाषा देने के लिए मैं आपको इसको डायग्राम के जरिए समझाऊंगा तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। मान के चलो कि यहाँ पे एक जीव है, ये कोई जीव है और ये जीव क्या करेगा, अपने में से डिवाइड होके, टूट के दो या दो से अधिक संतान पैदा कर सकता है। मान के चलो ये जनक है, एक जीव है और ये क्या कर रहा है, कितने बच्चे पैदा कर रहा है, एक या एक से ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है। ये उनके बच्चे हुए। तो अगर मैं डेफिनेशन बनाऊं तो यहां से इस ड्राइंग के जरिए डेफिनेशन बन सकता है अलैंगिक जनन की परिभाषा। कैसे बनेगी? ऐसी जनन की ऐसी विधि या ऐसी क्रिया जिसमें एक जनक, मेन है एक जनक मिलकर दो या दो से अधिक, एक या दो से अधिक जब बच्चे पैदा करती है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है, सबसे मेन एक जनक पाया जाता है। यही इसकी डेफिनेशन की सबसे मेन पॉइंट है कि अलैंगिक जनन ऐसी क्रिया होती है जनन करने की जिसमें एक जीव मिलकर नहीं मतलब टूट के या डिवाइड होकर दो या दो से अधिक बच्चे पैदा करते हैं, उसी को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो परिभाषा आपको मालूम चल गई होगी क्या होती है। अब आती है उसकी विशेषताएं। विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता उसकी डेफिनेशन से मैंने उठा लिया। यहाँ पे एकल जनक है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एकल जनक, यानी कि एक जनक मिलकर क्या है, टूटकर दो या दो से अधिक बच्चे पैदा कर रहे हैं, उसे हम पहली डेफिनेशन की पहली विशेषता की मैंने उसमें से उठा लिया उसकी डेफिनेशन में। दूसरी विशेषता पे अगर फोकस करोगे, शुक्राणु और अंडाणु नहीं होते। अब आपको मालूम चला होगा कि शुक्राणु क्या होता है, अंडाणु क्या होता है। थोड़ी देर के लिए भूल के चलो, मान के चलो भूल गए, आपको नहीं मालूम कोई ये चीज है, शुक्राणु अंडाणु कोई चीज है। अभी आपको इसके बारे में बताऊंगा लैंगिक वाले, जब हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, लैंगिक वाला टॉपिक स्टार्ट होगा, उसमें आपको मैं शुक्राणु और अंडाणु के बारे में बताऊंगा। फिलहाल अभी समझने के लिए कि इसे कोई चीज मान के चलो कि और लैंगिक वाले जीवों में ये शुक्राणु और अंडाणु नहीं होते, एक समझने के लिए, बाकी से मैं बाद में समझाऊंगा लैंगिक वाले टॉपिक में। और तीसरा क्या होता है इसकी विशेषता, समसूत्री विभाजन होता है। अब समसूत्री क्या होता है, आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, टिश्यू वाले चैप्टर में, उत्तक वाले में या कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। वहां पे कोशिकाओं का विभाजन होता था, दो तरीकों से होता है, एक समसूत्री विभाजन होता है और एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन का मतलब ये होता है कि इसमें जितनी भी कोशिकाएं होंगी एकल जनक में, मान चलो यहाँ पे 5 कोशिकाएं, तो पांचों की पांचों कोशिकाएं इसमें जाएगी, इसमें भी जाएंगी, चाहे जितने ही बच्चे पैदा करे वो सब के सब क्या होंगे, पांचों कोशिकाएं इसको भी देगी, इसको भी देगी। यानी कि समसूत्री मतलब होता है बराबर, इक्वल, जितनी कोशिकाएं उसमें उतनी ही कोशिका टूटकर उस नए वाले जीव में जाएगा, उसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो अलैंगिक वाले में हमेशा कोशिकाओं का विभाजन कैसे होता है, समसूत्री विभाजन होता है कोशिकाओं का। ये कोशिका ही टूटती है तो नए संतान पैदा होते हैं।
अगला होता है कि इसमें जो संतान होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके अनुवांशिकता गुण जनकों के समान होते हैं। अनुवांशिकता क्या होता है, अभी ये टॉपिक आएगा, नोवा चैप्टर है, अभी मैं इसके बारे में हल्की सी जानकारी दे देता हूँ आपको। अनुवांशिकता का मतलब ये होता है कि मान के चलो किसी के पापा की हाइट कम है, आपके आसपास देखा होगा किसी के पापा की हाइट कम है, तो क्या होता है उसका बच्चा भी लगभग उसी हाइट का होता है। हम अनुमान लगा के चलते हैं कि उसका बच्चा भी उसी हाइट का होने वाला है। या किसी की माँ बाप काले हैं तो उसका बच्चा भी लगभग काले ही हो। मगर यहाँ पे काला ये बोलना नहीं चाहिए, फिर भी मान के चलो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी के माँ बाप काले तो उसके बच्चे भी काले हो सकते हैं। तो ये जो गुण आ रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही, उसी को अनुवांशिकता कहते हैं। तो यहाँ पे जो होता है ना अनुवांशिकता गुण, बिल्कुल टू कॉपी, यानी कि अगर मान के चलो यहाँ पे समझा रहा हूं, जैसे कि ये जीव काला है तो ये क्या होने वाला है, इसका बच्चा भी क्या होने वाला है, काला होने वाला है, ये भी काला होने वाला है। तो एक दूसरा केस लेता हूं, वैसे लैंगिक यहाँ पे समझाना नहीं चाहिए मुझे, मगर फिर भी समझा रहा हूं आपको अनुवांशिकता का फर्क मान चले। मान चलो लैंगिक के लिए हमें दो जीव चाहिए, अभी अभी हमने वीडियो में बताया था आपको, एक मेल चाहिए और एक फीमेल चाहिए, ठीक। इनसे जो बच्चे पैदा होंगे, इनसे जो बच्चा पैदा हो रहा है यहाँ पे, मान के चलो एक बच्चा पैदा हो रहा है। अब मान के चलो इसका मान के चलो ये मेल है, ये पापा है, तो ये क्या होगा, काले रंग का है मान के चलो, और इसकी माँ गोरे रंग की है, इसका रंग इसकी माँ का रंग गोरा है। अब क्या होगा, अनुवांशिकता वाले में ध्यान से देखना। अब क्या है, बच्चा यहाँ पे संभावना दो बनी, या तो बच्चा बाप पे जा सकता है या तो बच्चा माँ पे जा सकता है। अब यहाँ पे दो संभावना है, अब पता नहीं बच्चा किस पे आने वाला है, यानी कि यहाँ पे संभावना चल रही है, मगर यहाँ पे संभावना नहीं है। यहाँ पे जनक क्या है, पैदा करने वाला कितना है, एक ही है। अगर ये काला होगा तो बच्चे भी काले होंगे, अगर ये गोरा होगा तो बच्चे भी गोरे होंगे। मगर यहाँ पे संभावना है कि यानी सेम नहीं होता, बच्चा जो है अपने माँ बाप की तरह बिल्कुल सेम नहीं होने वाला है। मगर यहाँ पे अलैंगिक वाले में जो बच्चा होगा बिल्कुल टू कॉपी अपने बाप की तरह ही या अपने जनक जीव की तरह ही होने वाला है। तो समझ में आ गया होगा अनुवांशिकता क्या होता है, कि जो गुण जनक में है वही गुण संतान में होते हैं, उसी को अनुवांशिकता गुण कहते हैं। तो यहाँ संतानों में अलैंगिक वाले टॉपिक में जो अनुवांशिकता होती है बिल्कुल टू कॉपी सेम, अगर जैसा जनक है बिल्कुल वैसे ही टू कॉपी होता है। अगला टॉपिक क्या है, निम्न कोटि की जीवों और पौधों में होता है। अब ये निम्न कोटि क्या होता है, निम्न कोटि का मतलब जो सिंगल सेल यानी कि एक कोशिका वाले, दो कोशिका वाले, केवल उन्हीं जीवों में ये संभव है। जो अलैंगिक जनन होता है ये बहुत सारी कोशिकाओं के लिए नहीं होता, सिर्फ एक और दो कोशिकाओं के लिए होता है। एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका वाले जीवों में ही होता है। अब जैसे अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसान जो है बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ है। हमारे में क्या, यहाँ कोशिका, आंखों के लिए अलग कोशिका, यानी कि हमारा शरीर जो है विभिन्न कोशिकाओं से, लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। और सभी कोशिकाएं मिलके क्या करती है, अलग अलग पार्ट बनाती है, जैसे उंगली बनाई, अंगूठा बनाया, आंख बनाई, नाक बनाई, ये सब क्या है, कोशिकाएं मिलकर बनाती है। मगर जो सिंगल सेल और जो दो कोशिका वाले, एक कोशिका वाले जीव होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, उनके कोई पार्ट नहीं होते, क्योंकि उनके सिंगल और डबल ही सेल होते हैं। इसलिए ये जो अलैंगिक प्रोसेस है केवल सिंगल सेल और डबल सेल वाली कोशिकाओं में ही किया जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि निम्न कोटि के जीवों में और पौधों में होता है, यानी कि ऐसे जीव, ऐसे पौधे जिसमें एक कोशिका पाई जाती है, केवल उसमें ही ये होगा। अगला टॉपिक क्या है, निषेचन नहीं होता। अब आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो निषेचन क्या होता है, अगर आपने 8वीं 7वीं 9वीं में पढ़ रखा होगा तो इसके बारे में मालूम होगा। फिलहाल इसे लैंगिक वाले टॉपिक में समझाऊंगा। इसे समझने के लिए इसे भी कोई चीज मान के चलो कि निषेचन क्या कोई चीज होती है, जो इन अलैंगिक वाले में नहीं होगा। जो अलैंगिक जनन होते हैं उसमें निषेचन की प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं होती। इसका मैं समझाऊंगा, लैंगिक वाले टॉपिक में जरूर समझाऊंगा, मगर अभी फिलहाल कोई चीज समझ के चलो इसे कि वो जो चीज है, निषेचन जो चीज है वो अलैंगिक जनन में बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला टॉपिक क्या है हमारा, इसी की जो 7वीं परिभाषा है, अधिक और जल्दी से जनन होता है। यानी कि जो अलैंगिक जनन वाले जो जनक होते हैं बहुत जल्दी जल्दी अपने संतान पैदा करते हैं, और एक नहीं अधिक संख्या में, टाइम भी कम लेते हैं और जल्दी जल्दी अपने संतान पैदा कर लेते हैं। तो इसी को अलैंगिक जनन की विशेषताएं थी और परिभाषा मैंने बता दिया। शायद आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना और लाइक करना, और इसी तरह की इसकी दूसरी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आप जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी से आराम से